हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन ट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोग परसेंटेज की श्रृंखला को पढ़ रहे थे और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सभी अन्य प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज का प्रकार होगा आय, व्यय और बचत पे आधारित होगा। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है आय? मतलब होता है इनकम, जो हम अर्निंग करते हैं, जो हमारे यहाँ मंथ में आता है लास्ट में, उसे हम इनकम कहते हैं, आय कहते हैं। आय से ही हम खर्च करते हैं, जिसे हम एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, इसे हम ई से दिखाएंगे। और बचत, इसे हम सेविंग कहेंगे, जिसे हम एस से दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा देखिए एक फॉर्मूला बनता है, आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब खर्च और बचत को मिलाकर जो रकम आती है उसे हम इनकम बोलते हैं। तो आज हम इसी को ही पढ़ेंगे और इसी पर आधारित प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछना चाहता है। आइए हम एक बार पढ़ते हैं इसे। राम अपने वेतन का 30% घरेलू कार्यों पे खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, 30% जो है घरेलू कार्यों पे खर्च कर रहा है। शेष वेतन का 25% शिक्षा व यात्रा पर खर्च करता है। ठीक है, शिक्षा पर 25% और यात्रा पे 25% खर्च कर रहा है। शेष राशि 5250 रुपए को बैंक में जमा करता है। मतलब वो जो भी इनकम पाता है उसमें से 30% घरेलू कार्यों पर और 25% शिक्षा और यात्रा पर खर्च करता है। बाकी बची राशि को वो बैंक में जमा कर देता है। मतलब ये बचा हुआ पैसा है, बचत है। तो घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि कितनी है? देखिए इसमें पूछा है घरेलू वस्तुओं पर। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं। जब हमें ऐसे क्वेश्चनों को करना होगा तो यहाँ पे बचा हुआ पैसा या जमा हुआ या फिर बचत, ठीक है, बचत गुणे, ठीक है दोस्तों, जो भी परसेंटेज की वैल्यू की बात कर रहा हो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये पहला खर्च हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, x% घटा देंगे। यहाँ पे दूसरा खर्च जो भी होगा वो हम घटा के कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब बचत ये दिया है, पहले प्रतिशत पे ये है, दूसरे प्रतिशत पे ये है। तो आइए देखते हैं, फॉर्मूला मिटा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है बचत 5250 रुपए की होती है। ठीक है, और पहला घरेलू खर्च कितना है? 100 माइनस 30, ठीक है, और दूसरा कितना है? 100 बटे 100 माइनस 50। अब 50 कहां से आया? शिक्षा व यात्रा पर। ठीक है, शिक्षा पे 25 यात्रा पे 25 खर्च कर रहा है, तो कुल मिला के 50 खत्म हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे घटा लेंगे। देखिए घटाने पे क्या आएगा, आप घटा लीजिएगा। घटाने पे यहाँ पे 70 आया और यहाँ पे 50 आया। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कट गया, 7 49, 7 बचे 35। एक बार और कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 5 5 25, 15 और यहाँ का डबल 0 क्या ट्रिपल 0, 15,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा कितना इनकम आ गया? 15,000 रुपए। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि उसने पूछा घरेलू वस्तुओं पर। घरेलू वस्तुओं में कितना खर्च हो रहा है? घरेलू वस्तुओं पर 30%, मतलब हमारे टोटल इनकम का 30% जो है घरेलू कार्यों पे खर्च हो रहा है। तो हम इसको निकाल लेंगे, कितना आएगा? 15 या 45 और 0 4500 रुपए जो है हमारा घरेलू खर्च हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इसी तरह करेंगे।
जब पैसा बचा रहा हो या बचत दी हो और हमें इनकम निकालना हो तो 100 में से पहला खर्च फिर 100 में से दूसरा खर्च घटा के इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो हमें इनकम पता चल जाएगा। इनकम पता चल जाएगा तो हमें बताने पे कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना परसेंट बोलेगा हम उतना निकाल लेंगे। अभी हमसे शिक्षा का पूछा होता तो हम 25% निकाल लेते, यात्रा का पूछता तब भी निकाल लेते, दोनों का पूछता तब भी निकाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आइए दोस्तों देखते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। आइए इसे करके देखते हैं कैसे करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% खो देता है तथा शेष का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपए बच जाते हैं। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए हैं? ठीक है दोस्तों, जब देखिए आमदनी का 12.5% वो कहीं खो देता है, उसके बाद उस शेष का 70% खर्च करता है, तब भी उसके बाद 210 पे बच जाता है। ठीक है, आइए कैसे कर सकते हैं देखते हैं। मान लेते हैं प्रारंभ में उसके पास 100% इनकम रही होगी, 100 रुपए या 100% मान सकते हैं। उसने 12.5% खो दिया, 12.5% खोने के बाद उसके बाद कितना बचता है? 87%। ठीक है दोस्तों, 100 में से हमने इतना घटा दिया, लेकिन अब इसकी पहले इतनी इनकम थी, उतने में इसने इसको खो दिया। ठीक है, अब मेन इनकम इसकी इतनी बची है, इसका ये 70% खर्च करने के बाद मतलब बचता कितना है? 30%। ठीक है, 30 कहां से आया? 100 से हमने खर्च वाले को घटा दिया तो बचा हुआ 30% है। इसका 30% वो बचा लेता है। कितना बचा लेता है दोस्तों? सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं। यहां हमने 10 से भाग कर दिया तो इतना आ गया, गुणे 30 करेंगे। अब यहां कितना आएगा देख लेते हैं। 5 3 15 7 21 1 22 24 26 26.25% है ये। ठीक है, इतना प्रतिशत वो बचा लेता है। जहां पे प्रतिशत भाग में दिया है, यहां रुपए में दिया है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 26.25% को बचा लेता है। ठीक है, आप इधर कर लीजिएगा या इसको सॉल्व करेंगे तो 26.25 आया, इतना प्रतिशत भाग को बचाता है, तो इसका मतलब ये है 210 के बराबर है। ठीक है, व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए था, मतलब हमें टोटल इनकम बतानी है। इतने की वैल्यू इतनी दी है, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आएगी, देखते हैं। 210/26.25। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहां चला गया ये। अब यहां हमें 100% की वैल्यू बतानी है, इसे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 100% की वैल्यू बतानी थी, इसलिए 8 यहां 100 से डिवाइड गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मतलब 800 रुपए आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी इनकम 800 रुपए होगी। जे इससे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, जो हमने अभी पिछली बार बताया था, तो आप इससे सोच के लगा सकते हैं कि हमारी इनकम 100 रुपए होगी, 100% होगी, उसमें से 12.5% जो है खो दिया, तो कितना बचा है आप 100 से घटा सकते हैं, पता चल जाएगा। फिर उसने कहा कि जो इनकम बचा है, जो बचा है उसी से खर्च होगा, तो जो बचा है उससे हम निकाल लेंगे जो खर्च करता है, या तो 70% निकाल के इससे घटाएंगे, या फिर हम यहीं पे जान जाते हैं कि 30% बच रहा है, क्योंकि 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचा भी रहा है ना, तो 30% बचा रहा है तो मतलब कितना बचा रहा है, इतने प्रतिशत बचा रहा है। ये प्रतिशत में वैल्यू दे रहा है और ये रुपए में दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये रुपए में है। अब यहां से हमने 26.25% की वैल्यू इतनी दी है, 1% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू ये है। तो हमारी प्रारंभिक इनकम कितनी है, 800 रुपए, और हमने प्रारंभिक इनकम मांगना था 100%, जो ये देखिए वैल्यू यहाँ पे बताया गया है ये। आइए इसे हम फॉर्मूले बेस पे कैसे करते हैं, आपको जो सही लगे उससे करिएगा। एक ये तो हो गया, आप ऐसे सोच के भी कर सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं। और फॉर्मूले पे कैसे, जैसे अभी हमने पिछली बार किया था, इसी मेथड से पुराना भी वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप फॉर्मूला बेस करिएगा। अगर इससे हो जाता तो इससे कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जो बचा लेता है, हमने कहा था फॉर्मूला ये होता है, बचत गुणे
100/100 माइनस एक्स गुणे 100/100 माइनस वाई। ये पहला खर्च, ये दूसरा खर्च, ठीक है। अब हम x की जगह पे वैल्यू रखेंगे और y की जगह पे वैल्यू रखेंगे। x की जगह पे 12.5% घटाना है, 12.5 घटा लिया। यहाँ पे 70% घटाना है, 70 घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं घटाने के बाद क्या आएगा। यहाँ 87.5 आ जाएगा, 87.5, और यहाँ पे 30% वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बचत हमको दिया है, फार्मूला हमने हटा दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। हमारे यहाँ बचत कितनी दी है, 210 रुपए बचा लेता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर 800 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। वो प्रतिशत विधि थी और ये फॉर्मूले बेस पे थी, आप आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और खर्च में 15% की वृद्धि कर दे तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते कैसे करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं उसकी इनकम 100 है, आज वो अभी 100, उसकी इनकम अभी 100% है, ठीक है। ये टोटल इनकम बता रहे हैं, 100% है, उसमें वो 75% खर्च कर देता है। बचा कितना, ये एक्सपेंडिचर है, बचा कितना है 25%, ठीक है दोस्तों। तो इनकम थी, इनकम में कहा गया है 75% खर्च कर दे, खर्च कर दिया तो बचा कितना, ये हमारा सेविंग को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा उसकी आय, आय हमने ये बताया था, आय को 20% बढ़ा दे। अगर हम इसी आय को 20% बढ़ाएंगे, 20% बढ़ा रहे हैं तो इनकम हो जाएगी 120%, ठीक है। पहले 100 मिलता था, अब 120 मिलेगा, ठीक है, 120 मिल रहा है। फिर कह रहा खर्च में 15% की वृद्धि कर दे। खर्च हमारा ये है, अब इस खर्च को 15% बढ़ाना है, 15% खर्च करना है, बढ़ाना है इसमें खर्च। पहले 75% खर्च कर रहा था, अब 15% ज्यादा खर्च कर रहा है अपने खर्च का, तो इसका 15% निकालते हैं, ये करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे करते हैं, इसे सब सॉल्व करेंगे तो 10% 7.5 आएगा और 5% 3.75 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ देंगे 11.75 को, तो आ जाएगा 86.75%, ठीक है दोस्तों। 11.75 25, 86 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब 15% जो बढ़ा देंगे तो 86-25% आ जाएगा। हाँ दोस्तों देखते हैं, जब 15% खर्च में वृद्धि हुई तो इतना आ गया, ठीक है, इसे हटा देते हैं हम। अब देखते हैं जब ये खर्च इतना हो गया, हम नई इनकम से खर्च कर रहे हैं इतना, ठीक है, तो बचा कितना है, 120 से हम 86.25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसे घटा के देखिए 33.75 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 33.75, पहले सेविंग ये थी, अब सेविंग ये है, तो पूछा गया है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए यहां पे 33.25 अब वृद्धि हो रही, पहले कितनी हो रही थी, 25% वृद्धि, 25% की बचत हो रही थी, अब 33.75 की बचत हो रही है। कितने से हो रही है, 25 से हो रही है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा हो जाता है, ठीक है। अब इसे करते हैं, कितना बचेगा यहाँ पे 8.75/25 गुणे 100, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं, 7 4 5 20, 7 चौक 28 30, 8 चौक 32 3 35, मतलब कितना आ गया 35% आ गया, ठीक है। इसे हटा देते हैं। अब हमारी बचत
कितने प्रतिशत की बचत में वृद्धि होगी? 35% की बचत में वृद्धि होगी। आइए एक बार और समझ लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। पहले इनकम हमने 100 मान लिया था, 75% खर्च कर दिया, ये खर्च हो गया, तो बचा कितना है? 25%। ठीक है, इनकम वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाते हैं तो इनकम आता है, हमने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। फिर लेकिन कहा गया है उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए। उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी हमने, तो कितना आ गया? 120। 100 इनकम थी, 20 बढ़ गई तो 120 हो गई। फिर कहा गया है कि खर्च में 15% की वृद्धि। खर्च पहले इतना करता था, फिर खर्च में 15% की वृद्धि कर दी तो इतना आ गया। ठीक है, फिर जब खर्च हमारा ये हो गया तो हम नए इनकम से खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं? इतना बचा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो बचत में हमारी जब घटाया तो इतना आया। कितने से हो रही थी? 25 से। परसेंटेज के लिए हमने डिवाइड कर दिया 25 से, तो हमारा आंसर आ गया इसको सॉल्व करने पे 35%। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 35% की वृद्धि है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम की मासिक आय रहीम की मासिक आय से 25% अधिक है। रहीम की मासिक आय करीम की मासिक आय से 75% कम है। यदि राम और करीम की मासिक आय का अंतर इतने रुपए है, 26,125 रुपए है, तो रहीम की मासिक आय बतानी है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये राम हो गए, ये रहीम हो गए और ये करीम हो गए। इस तरह हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। लास्ट से पढ़ते हैं। करीम की मासिक आय रहीम की मासिक आय करीम की मासिक आय से 75% कम है। हम करीम की मान लेते हैं 100 है, 75% कम है मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर बोल रहा राम की मासिक आय रहीम की मासिक आय से 25% अधिक है, इसका हम 25% निकालेंगे 1/4 तो पॉइंट में आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ मानते हैं कि पॉइंट में आए, सीधा सीधा आए, जिससे हमें काटने में आसानी हो। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम 200 लेंगे तो यहाँ रहीम की आय 75% कम करके 50 आ जाएगा, फिर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 400 ले लेते हैं, जिससे ये दशमलव में आए, पूरा पूरा है। हम मान लेते हैं करीम की आय 400 यूनिट है। ठीक है, 400 है। रहीम की मासिक आय करीम की मासिक आय से 75% कम है। हम 75% इसका निकालते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि 400 का 75 हमने निकाला, ये 300 आ जाएगा। 75% कम है मतलब इतना कम है, तो बचा कितना? 100। तो जो बच रहा है वो रहीम की आय मासिक आय हो जाएगी। फिर बोला गया राम की मासिक आय रहीम की मासिक आय से 25% अधिक है। अब हम यहाँ 25% अधिक करते हैं तो 125%, क्योंकि 100 में 25% अधिक हो गया, 125 आ गया। अब सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 गुणे 16 400। ठीक है, ये हमारा सरल फॉर्म में हो गया, सही अनुपात में हो गया। अब ये तीनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारी कुल इनकम पता चल जाएगी। लेकिन हमसे कहा गया है राम और करीम की आय का अंतर। ठीक है दोस्तों, करीम और राम, ये करीम हो गए, ये राम हो गए, इनकी आय का अंतर इतना है। ठीक है दोस्तों, ये यूनिट है 26,125। इसके आगे यहां लिख रहे हैं इतने यूनिट, इतने रुपए दिया हुआ है, मतलब 11 यूनिट कितने बराबर है? 26,125 रुपए। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से कर सकते हैं। ये 11 यूनिट का 26,125 रुपए हो जाएगा। और हमें किसका बताना है? रहीम का, क्योंकि रहीम की मासिक आय पूछा गया, तो हमें 4 यूनिट बताना है। हम पहले 1 यूनिट को निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का निकालने के लिए 11 से भाग कर देंगे। भाग करें दोस्तों, कितना आएगा? 2 बार गया 26, यहाँ 4 बचा, 3 बार गया 7 बचा, सॉरी 8 बचा, 7 बार गया 77, 5 बचा 55। ठीक है, इतना आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2375। हमें चाहिए 4 यूनिट की। 4 यूनिट निकालना है, क्योंकि ये रहीम का है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे।
अब ये जो 4 यूनिट है ये रहीम की मासिक आय है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 पंचे 20, 7 चौक 28, 2 30, 3 4 3 12, 13 14 15 और यहाँ पे 9,500 रुपए। मतलब रहीम की आय कितनी है, 9,500 रुपए है। आइए एक बार और देख लेते हैं। इसमें कहा गया राम की मासिक आय रहीम की मासिक आय से 25% अधिक है। 25% दोस्तों यहाँ पे देखिए दिख रहा है, 25% अधिक है। रहीम की मासिक आय करीम की आय से 75% कम है। 75% हमने यहाँ कम भी दिखा दिया है। देखिए ये मतलब हमारे प्रश्न का जो भी बात है इस पे बैठ रहा है, सही है, ठीक है। इसको हमने सरल फॉर्म में कर लिया। फिर यहाँ पे हमको एक और यूनिट दी गई है, शर्त दी गई है, रहीम और करीम की मासिक आय का अंतर 26,125 रुपए है, ठीक है। हमने यहाँ पे घटा लिया क्योंकि करीम की मासिक आय यहाँ पे हमें 16 यूनिट दिखाया गया और राम की मासिक आय 5 यूनिट दिखाया गया। दोनों को घटा लिया तो 11 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर आ गई। ये रुपए में है, ये यूनिट में है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 26,125 रुपए और बटे 11, ठीक है। और एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाला तो 2375 यूनिट आया, 2375 रुपए आया, ठीक है दोस्तों। फिर हमसे रहीम की आय पूछा गया था, तो रहीम की आय यहाँ पे यूनिट में 4 यूनिट है, तो हमने 4 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रहीम की मासिक आय 9,500 रुपए होगी, ठीक है दोस्तों। आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आय व्यय वाले क्वेश्चनों को करेंगे। जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और आप लोग प्रयास करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।